नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ट्रंप प्रशासन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एजेंसी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकला। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस को मिलकर काम करना चाहिए। अमरीकी दस्तावेजों से उजागर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मजबूती से पाकिस्तान ने बार बार अमरीकी मदद की गुहार लगाई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला नए तेल समझौते से प्राप्त राजस्व का उपयोग अमरीका में बने सामान खरीदने के लिए करेगा। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या एजेंसी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग होने की घोषणा की है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके 66 संगठनों, एजेंसियों और आयोगों को अमेरिका का समर्थन रोक दिया है। यह आदेश अमेरिकी भागीदारी और वित्त पोषण की समीक्षा के बाद जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रशासन के अनुसार ये संस्थाएं कुप्रबंधित, अनावश्यक और फिजूल खर्ची वाली हैं। ये अमरीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हैं और देश की संप्रभुता तथा समृद्धि में खतरा बन सकती हैं। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ने कई विदेश नीतिगत कदम उठाए हैं। इनमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करना और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन-नोएल बैरेट के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यूरोप में पहला रणनीतिक साझेदार है। हमारी विशेष बैठक व्यापक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हो रही है। हमें विभिन्न मंचों पर वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उथल पुथल देखी जा रही है। उन्होंने वाइमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ भारत के संबंधों में आज सबसे ज्यादा विकास की गुंजाइश है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी दस्तावेजों से ये बात उजागर हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की गुहार लगाई और बदले में अधिक निवेश, विशेष पहुंच और महत्वपूर्ण खनिज देने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने कई अमेरिकी अधिकारियों, मध्यस्थों और अमेरिका की मीडिया से ईमेल, फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए 50 से अधिक बार संपर्क किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों से जुड़े प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब सहित कई आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला नए तेल समझौते से प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल अमेरिका में बनी वस्तुओं के लिए खरीद के लिए करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इन खरीदों में अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवा, चिकित्सा उपकरण और बिजली ग्रिड तथा ऊर्जा सुविधाओं में सुधार के लिए उपकरण आदि शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्रों में जारी प्रयास समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लक्षित हैं। आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी में यह रुझान विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिन की अवधि निर्धारित होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि के अनुसार घर घर जाकर घरों की गिनती शुरू होने के 15 दिन पहले तक लोग भी ये जानकारी खुद ही दर्ज करा सकते हैं। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में व्यक्तियों की गिनती होगी, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना इस वर्ष सितंबर में ही पूरी कर ली जाएगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉइड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 12 तारीख को 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान पहले दिन उच्च स्तरीय वार्ता की। उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से बातचीत की। इस दौरान आपसी रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा हुई। इस यात्रा में क्षेत्रीय सुरक्षा, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और श्रीलंका सेना को ठोस समर्थन देने पर भी चर्चा हुई। उनकी यात्रा कल समाप्त होगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल के काठमांडू में होगा। इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली 10 टीम आखिरी 4 जगहों के लिए मुकाबला करेंगी। क्वालिफायर मैचों के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में बांग्लादेश, आयरलैंड, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका हैं। ग्रुप बी में मेजबान नेपाल, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। कांगो में जुड़वां पहाड़ी गोरिल्ला पैदा हुए हैं। इसे विलुप्त होती उप प्रजाति के लिए बड़ी घटना बताया गया है। कम्युनिटी ट्रैकर्स ने बताया कि उन्होंने आज 22 साल की गोरिल्ला मां माफुको को नवजात बच्चों को गले लगाते हुए देखा। मां और उसके दोनों बच्चे स्वस्थ और सेहतमंद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ट्रंप प्रशासन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एजेंसी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकला। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस को मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी दस्तावेजों से उजागर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मजबूती से पाकिस्तान ने बार बार अमेरिकी मदद की गुहार लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला नए तेल समझौते से प्राप्त राजस्व का उपयोग अमेरिका में बने सामान खरीदने के लिए करेगा। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।